मैं संजय सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं। 2008 के पीटी में जो पूछा गया था ये अगला 25 है। इससे पहले 25-25 करके 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें 1 से 25 और 25 से 50 और 50 से 75 तक का वीडियो है। पहले उसे देख लें, उसके बाद इसे देखें और यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 75 है। 75 नंबर प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। उस समय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्मेडा थे। अल्फांसो द अल्मेडा 1509 में बने थे और पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अल्फांसो द अल्मेडा। 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता और पहला व्यापारिक कोठी कोचिन को बनाया। पुर्तगालियों ने गोवा को किससे छीना था? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। और पुर्तगाली की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी? कोचिन में थी। प्रथम पुर्तगाल वायसराय कौन था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। वो अल्फांसो दी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा थे। अगला क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन में है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? ए में है कीट से, पौधों से बी में, सी में शैवालों से और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम है जो किससे उत्पन्न होता है ये बताना है, तो आंसर होगा ए, कीट से उत्पन्न होता है। कीट के लार्वा से रेशम उत्पन्न होता है जिसे कोकून कहते हैं, कोकून कहा जाता है। और रेशम सेरीकल्चर को, रेशम पालन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। कुछ और पौधों के या पेड़ पौधों के लिए क्या होगा? वृक्षों और झाड़ियों के लिए डेंड्रोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। और मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। और पक्षियों के पालन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन था जो मैंने यहाँ पर रखा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है, जरूरी है? कौन सा बहुत जरूरी है मोबाइल सेल फोन को काम करने के लिए? तो ए में है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सही है, ये तो होना ही चाहिए, ये सही है। सेवा प्रदाता नेटवर्क, ये भी होना चाहिए। सिम कार्ड, ये भी होना चाहिए, तभी तो मोबाइल के सेल फोन चलेगा। तो उपरोक्त में से आंसर क्या होगा? सभी। उपरोक्त में से आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कौन सी कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होती है? परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन देखिए, टैब परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध होती है या नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है टैब, ऑप्शन बी है स्पेस बार, ऑप्शन सी है एंटर और ऑप्शन डी है बैक स्पेस। परंपरागत टाइपराइटरों में एंटर की नहीं होती है, इसके स्थान पर रिटर्न की होता है। रिटर्न की हेतु लीवर होता है, रिटर्न हेतु क्या होता है? लीवर होता है इसके स्थान पर, एंटर पर। और परंपरागत टाइपराइटरों में ये टैब होता है।
स्पेस बार होता है और बैक स्पेस भी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट कार्य प्रणाली के लिए क्या क्या होनी चाहिए? तो www, HTTP, ईमेल। तो ये सारे चीज इंटरनेट कार्य प्रणाली की आवश्यक है। तो ऊपर में क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर डी होगा। यदि HTTP के फुल फॉर्म देखें, HTTP का फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? तो फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होते हैं? यूनिवर्सल डोनर होते हैं किस रक्त वर्ग वाले? तो ऑप्शन ए में है, कौन? ए बी। ऑप्शन बी में है ए यूनिवर्सल डोनर, ऑप्शन सी में है ओ, ऑप्शन डी में है बी। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल डोनर होते हैं। सर्वदाता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन सी यानी ओ। रक्त वर्ग ओ है और ओ में भी ओ नेगेटिव होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन होता है? ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ नेगेटिव होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है जो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। जबकि ए बी पॉजिटिव होता है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ए बी पॉजिटिव। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। यदि हम देख ले रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1900 ईस्वी में। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में रक्त समूह के लिए। ए बी रक्त समूह में ए बी एंटीजन होता है, लेकिन ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण वह किसी को भी कोई भी रक्त समूह को अपने अंदर ले सकता है। जबकि ओ में एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी होता है, और ओ रक्त समूह में एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी ए और बी होता है ओ में। इस कारण से वो किसी से भी रक्त नहीं ले सकता, लेकिन दे सकता है एंटीजन नहीं रहने के कारण, सभी को दे सकता है ओ नेगेटिव। RH तत्व 1940 में लैंडस्टीनर और विनर ने खोज की थी। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो लैंडस्टीनर और विनर ने खोज किया था, RH फैक्टर की खोज किया था। अगली ऑप्शन की ओर चले, अगली क्वेश्चन की ओर चले। तो अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? तो इसमें कहा गया है कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कैल्सिफेरॉल किसका सामान्य नाम है? तो कैल्सिफेरॉल नाम है विटामिन बी का, विटामिन सी का, कि कैल्शियम का या डी का। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ? तो आंसर होगा विटामिन डी का। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। यदि विटामिन बी में देख लें तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन बोलते हैं B3 को। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? तो यदि विटामिन सी को देखें, ऑप्शन नंबर डी को देखें, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? टेकोफेरॉल कहते हैं विटामिन ई को। तो विटामिन के को फिलोक्विनिन बोलते हैं विटामिन के को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 82 एड्स का पूर्ण रूप है। तो एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप है। एड्स में जब किस कारण से होता है? तो वायरस के कारण होता है एड्स। एड्स वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 83
83 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 83 में है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में है टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन बी में है बैट्रिक एसिड, ऑप्शन सी में है लैक्टिक एसिड और ऑप्शन डी में है एसिटिक एसिड। तो मेरा ऑप्शन आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर होगा लैक्टिक एसिड। दूध के फटने में लैक्टिक एसिड का कार्य होता है। दूध के फटने में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। दूध के फटने में लैक्टिक एसिड, तो आंसर क्या होगा सी। अब यदि ए में देखें टार्ट्रिक एसिड को देख लें, तो टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली और कच्चा आम में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड के बारे में देखें तो एसिटिक एसिड का सूत्र है CH3COOH, जिस सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को ही एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड एक कमजोर अम्ल है। अब अगली ऑप्शन की ओर चले, अगली आंसर की ओर चले, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84 है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट्स के, ऑप्शन बी है वसा का, ऑप्शन सी है प्रोटीन का, ऑप्शन डी है विटामिन का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट है जो विटामिन के स्रोत है, सॉरी संतरे हैं जो विटामिन का स्रोत है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो विटामिन का, और भी विटामिन सी का, संतरे। तो आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन ए में डेंगू बुखार, ऑप्शन बी में मलेरिया, ऑप्शन सी में फाइलेरिया, ऑप्शन डी में घेंघा। तो इसको आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, क्योंकि वो घेंघा होता है, आयोडीन की कमी के कारण से घेंघा रोग होता है। अब यदि डेंगू बुखार को देखें तो डेंगू बुखार का एक और नाम है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू बुखार को। अरबो वायरस से होता है डेंगू बुखार। और इसके कौन से मच्छर प्रभावित करता है, एडिस मच्छर प्रभावित करते, एडिस मच्छर के द्वारा डेंगू बुखार को फैलता है। एडिस मच्छर के कारण होता है डेंगू। मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी को देखें, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया को देखें, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक से होता है और मादा एनोफिलिस से होता है। जीवाणु कौन है, प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है, और मलेरिया है जो मादा एनोफिलिस के नामक मच्छर काटने से होती है। यदि ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फाइलेरिया है जो ब्रोंकोफाइटिक कृमि के कारण होती है, और क्यूलेक्स मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है। और घेंघा के बारे में मेरा आंसर है क्या, घेंघा हमारी आंसर हो गई। ये घेंघा है जो मच्छर से होने वाला बीमारी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 86। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो पालक के पत्ते हैं जो किसके प्रबल स्रोत हैं, 86 में देखें तो पालक के पत्ते जो विटामिन ए का तो स्रोत है, लेकिन आयरन की अधिक मात्रा में स्रोत है पालक के पत्ते में। आयरन की स्रोत अधिक होती है पालक के पत्तों में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय का कारण, तो दंत क्षय यानी दांतों का झरना क्या कारण है। ऑप्शन ए में है विषाणु के संक्रमण के कारण दंत क्षय होती है, प्रदूषण जल के कारण होती है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में है बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होती है, या वंशानुगत कारणों से होती है। तो दंत क्षय है जो आपको बैक्टीरिया अनुक्रम के कारण होती है दंत क्षय, बैक्टीरिया जनित के कारण होती है दंत क्षय। किसके कारण होती है दंत क्षय, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण होती है दंत क्षय। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। यदि हम बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होती है, यदि हम ऑप्शन नंबर ए को देखें हम, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, विषाणु से संक्रमण से होने वाले रोग, एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है,
गलसोत है, खसरा है, और ट्रैकोमा है, हिपेटाइटिस है, रेबीज है, मेनिंजाइटिस है और हर्पीज है। एडे पोइचे खो खचरा हिम हरे, एडे पोइचे खो खसरा हिम हरे, ये इसका ट्रिक हो गया। विषाणु से होने वाला रोग है। यदि हम प्रदूषित जल से होने वाला रोग को, कुछ रोग को देखें, प्रदूषित जल से होने वाला रोग कौन कौन है? तो प्रदूषित जल से हैजा, टाइफाइड, दस्त, पेचिस, पोलियो और मेनिंजाइटिस आदि और भी ऐसे हैं जो प्रदूषित जल से होने वाले बीमारी हैं। प्रदूषित जल से होने वाला बीमारी में अब ऑप्शन नंबर डी को देखें, कुछ वंशानुक्रम बीमारियों को। तो वंशानुगत बीमारी में बनधानता, हीमोफीलिया, टर्नल सिंड्रोम, प्लाउ सिंड्रोम, ये सब क्या है? वंशानुगत बीमारी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगली क्वेश्चन में क्या है? तो अगली क्वेश्चन 88 में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, जबकि बच्चों में टिटनस के रोकथाम के लिए डीपीटी देती हैं। डीपीटी बच्चों में रोकथाम के लिए होता है। डिप्थेरिया, परट्यूटिस और टिटनस, ये 3 हो गए डीपीटी, ट्रिपल वैक्सीन इसको बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर बी को देखें, ट्यूबरक्लोसिस, तो इसका अलग नाम क्या है? क्षय रोग होता है ट्यूबरक्लोसिस को, क्षय रोग यानी टीबी। तो फेफड़ा जनित रोग है ये टीबी। बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है ये। ऑप्शन नंबर सी को देखें, टाइफाइड। टाइफाइड एक आंत में होने वाला बीमारी है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है ये टाइफाइड। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 89। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध हैं या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन नंबर ए में है चिकित्सक थे, बी में है रसायन शास्त्र थे, डी में है भौतिक शास्त्र थे और सी में है भौतिक शास्त्र थे और डी में है जीवाणु विज्ञानी थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे जो एक भौतिक शास्त्र थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? भौतिक शास्त्र। आंसर हमारा सी होगा। यदि आइंस्टीन के बारे में कुछ देखें तो उन्होंने भौतिक शास्त्र से संबंधित है। कहाँ से थे? तो जर्मनी से थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था और द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था, E बराबर mc²। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया था और इसी के कारण, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कारण ही अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगली ऑप्शन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी में है गैलीलियो, ऑप्शन डी में है जी मार्कोनी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आंसर क्या होगा? बी, टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन 90 का आंसर क्या होगा? बी। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ये कहाँ के रहने थे? स्कॉटलैंड से। थॉमस अल्वा एडिसन क्या थे? विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था, ये यूएसए के रहने वाले थे। और जबकि गैलीलियो क्या थे? तो गैलीलियो इटली वैज्ञानिक थे, भौतिक शास्त्र थे, खगोल शास्त्र थे, इंजीनियरिंग थे गैलीलियो। F बराबर m में गैलीलियो के द्वारा ही दिया गया था न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का समीकरण। ऑप्शन डी में देखिए जी मार्कोनी इटली के थे जो रेडियो संचार में संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 91। भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट और न्यूकॉमेन द्वारा किया गया था। भाप के इंजन का आविष्कार, ऐसे आंसर जेम्स वाट होना चाहिए लेकिन जेम्स वाट और न्यूकॉमेन दोनों होगा, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन हमें चुनना है तो जेम्स वाट केवल होगा आंसर। तो अगले क्वेश्चन की ओर 91 92 की ओर। संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होता है? PSLV का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए में पोलर सर्वे लैंडिंग व्हीकल, बी में पोलराइज्ड सोर्स लेजर व्यूइंग, सी में प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, डी में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा डी,
आंसर मेरा क्या होगा? डी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डी हमारा ये आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है और डी में है तेजी से घटता है। तो कह रहा है माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। आंसर ए सही होगा। ताप बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, परंतु ताप बढ़ने पर माध्यम के घनत्व घट जाता है ताप बढ़ने पर, और अपवर्तनांक भी कम हो जाती है, जिसके कारण वेग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा? ए होगा, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 94 में है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए देखें तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है। ऑप्शन ए में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में देखें नाइट्रस ऑक्साइड, और ऑप्शन डी में देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है कौन? CO2 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। और ग्रीन हाउस के लिए भी जिम्मेदार है CO2। जो मानव के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभावित होती है वो सबसे ज़्यादा गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, मानव के द्वारा। लेकिन ग्रीन हाउस गैस में कुछ प्रमुख गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो हानि पहुंचाता है ग्रीन हाउस गैस को। पहला गैस है जलवाष्प, सबसे ज़्यादा 36 से 40% तक जलवाष्प है जो ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। उसके बाद है CO2, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है ओजोन परत। यदि ऑप्शन नंबर, तो मेरा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। लेकिन ऑप्शन नंबर बी की ओर यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलेंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यह एक रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, स्वादहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जहरीली भी है और ज्वलनशील गैस है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस। नाइट्रोजन N2O क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कह रहा है किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो मिट्टी के तेल का लैंप का अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कोयले की भट्टी का, सोलर लालटेन का, या टॉर्च का? ऑप्शन डी में है टॉर्च का। तो इसमें से अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? तो आंसर क्या होगा? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है 95 का? तो 95 का आंसर सी होगा, सोलर लालटेन है जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। दो प्रकार के, एक नवीनीकरण जो परंपरागत हो गया, अनवीनीकरण जो परंपरागत हो गया, और एक नवीनीकरण जो अपरंपरागत हो गया। तो अपरंपरागत का हो गया नवीनीकरण, सोलर लालटेन अपरंपरागत, और अनवीनीकरण का मिट्टी के तेल का लैंप, कोयले की भट्टी और टॉर्च, इस अनवीनीकरण है। तो इसमें परंपरागत इसको बोलते हैं अनवीनीकरण को। कौन कौन होगा? जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अपरंपरागत। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है या अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, जबकि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन होगा? सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है? परमाणु ऊर्जा नहीं होगा, वायु ऊर्जा होगा। ये परंपरागत, ये अपरंपरागत यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा है। अगले क्वेश्चन की चले, क्वेश्चन नंबर 96। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं? अमीटर से। अमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो अमीटर और वोल्ट मीटर, और एक है एनीमोमीटर, एक है, और सी है कंप्यूटर। तो आंसर तो मेरा हो गया ये अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा की माप करते हैं। तो यदि अमीटर के बारे में जाने तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा का माप करने के लिए अमीटर को सीधे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है।
विभवांतर को मापने में हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए को देखें तो वोल्ट मीटर, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। वोल्ट मीटर कहाँ? समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी को देखें, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर है जो एनीमोमीटर वायु के शक्ति एवं गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की शक्ति एवं गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 97। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। डायनेमो है तो एक में है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में, और सी में है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि ऑप्शन नंबर ए ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो सौर ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और कुछ और ऊर्जा के बारे में देखें, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और लाउड स्पीकर है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, सितार है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 98। गैल्वेनीकृत लौह चादर पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो गैल्वेनीकृत लौह चादर पर ऑप्शन ए में है टीन का, ऑप्शन बी में है शीशा का, ऑप्शन सी में है जस्ता का, और ऑप्शन डी में है क्रोमियम का। किसका चढ़ा रहता है? तो जस्ता का। आंसर क्या होगा हमारा? हमारा आंसर होगा जस्ते का चढ़ा होता है। आंसर सी सही होगा। तो सी में जस्ते का, जस्तीकरण भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 99। पृथ्वी में उपस्थित सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी में सबसे उपस्थित कठोरतम पदार्थ ऑप्शन ए में है प्लैटिनम, बी में है हीरा, सी में है स्फटिक, और डी में है सोना। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है, लेकिन यहाँ पर क्रोमियम नहीं है। यदि क्रोमियम होता तो सबसे कठोरतम पदार्थ क्रोमियम होता। सबसे हल्की धातु आपसे पूछ ले तो लिथियम है, सबसे भारी धातु आपसे पूछे तो ऑस्मियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में देखते हैं क्या 100 नंबर क्वेश्चन है, बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो बासिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का? तो बासिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है बासिंग सोडा। इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए को देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को NaSCO3 बोलते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, NaSCO3 बेकिंग सोडा। तो दोस्तों ये बिहार दरोगा 2008 में के पीटी में पूछे गए प्रश्नों का 1 से लेकर 100 तक के पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। 4 पार्ट में ये है, 25-25 करके 4 वीडियो बना लाया हूँ। ये पूरा क्वेश्चन मैं आज फर्स्ट सेट का समाप्त कर दिया हूँ, और अगली सेट 2017 में पूछे गए प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का विस्तार से, उसका भी इसी तरह मैं करूँगा। इसलिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इससे काम करने का। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।